5 सरकारी नौकरी करने वाली बहू। जबलपुर गांव में रहने वाला कर्मा एक किसान था। किसान होने के साथ साथ वो 5 बेटियों बानी, प्रीति, त्रिशा, दिव्या, वैशाली का पिता भी था। रोजाना की तरह आज भी वो थका मांदा घर लौटता है। बाबूजी, आप आ गए। हम आपकी ही बाट जो रहे थे। क्या बात है बाबूजी, आपका चेहरा बुझा बुझा क्यों है? आपके चेहरे पर मुस्कान देखी तो एक अरसा हो गया है। बेटी, जिस गरीब बाप के कंधों पर 5 बेटियों को ब्याहने का बोझ हो, उसका अधरों पर मुस्कान कैसे हो सकती है? बरसों से खेती बाड़ी कर रहा हूँ, बावजूद इसके एक भी बेटी के ब्याह का दाम नहीं जोड़ सका। बाबूजी, छोड़ क्यों नहीं देते हमारे ब्याह की चिंता? जब हम पांचों पढ़ लिख कर सरकारी मुलाजिम बन जाएंगे तो हमारे ब्याह के रिश्ते खुद चल कर आएंगे। 5 बेटियों के समझाने बुझाने पर कर्मा को हियाब होता है। समय गुजरता है। एक दिन एक लंबी चौड़ी गाड़ी उसके घर के आगे आ रुकती है, जिसमें से 50 वर्षीय पद्मा वहां बाहर आकर उनका किवाड़ खटखटाती है। कोई है? जी कहिए, किससे मिलना है? जी, शादी के सिलसिले में बात करनी है। पंडित सुखराम जी ने इसी घर का पता दिया है। ये सुनकर कर्मा पद्मा का स्वागत सत्कार करता है। कुछ देर बाद, देखिए भाई साहब, शादी को लेकर मेरी कोई मांग नहीं। मुझे तो बस अपने 5 बेटों के लिए सर्वगुण संपन्न बहुएं चाहिए। शहर में कपड़ों का बड़ा कारोबार है। अब 5 बेटे उसी में अस्त व्यस्त रहते हैं। लंबा चौड़ा घर बार है। ब्याह के बाद आपकी बिटिया राज करेंगी। अब आप सोच विचार कर बता दीजिए। अरे इसमें सोचना क्या है बहन जी, मेरी बेटियों को अच्छा घर बार मिल जाए, इससे खुशी की बात और क्या होगी। आप रिश्ता पक्का समझिए। इस तरह कर्मा और पद्मा आपसी सूझबूझ से रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद कर्मा की 5 बेटियां पद्मा की बहू बनकर ससुराल आ जाती हैं और पद्मा बोलती है, बहू, अब तक इस घर को तुम्हारी सास ने संजोया था, मगर अब इस घर की बागडोर तुम 5 के हाथ में है। माँ जी, हम बहुएं अपनी ओर से आपको किसी शिकायत का मौका नहीं देंगी। शादी की रात 5 बहुएं अपने शादीशुदा जीवन की सुनहरी शुरुआत करती हैं और मुर्गे की बांग के सवेरे उठकर घरेलू कामकाज निपटाकर रसोई की रस्म पूरी कर लेती हैं। देखते ही देखते सवेरे के 8 बज जाते हैं। तभी पद्मा अपने 5 बेटों के साथ नहा धोकर नीचे आती है। माँ जी, आप आ गए। आप बैठिए, हम खाना परोसते हैं। क्या बात है मेरी 5 बहुओं, तुमने तो बड़ी सवेरे सवेरे कामकाज निपटा लिया। घर बार एकदम चकाचक नजर आ रहा है। माँ, आप बातें ही करती रहोगी, हमें कारखाने पहुँचना है, जल्दी खाना खाते हैं। हाँ माँ, वैसे भी खाने की खुशबू बड़ी बेमिसाल आ रही है। सभी बहुएं पद्मा और अपने पतियों को खाना परोसती हैं। खाने का पहला कौर खाते ही पद्मा अपने बहुओं की बड़ाई करते हुए कहती है, वाह, क्या जबरदस्त खाना बनाया है मेरी 5 बहुओं ने। इन्होंने तो 5 सितारा होटल के खाने को भी फेल कर दिया। शुक्रिया माँ जी। बोलो, अपनी सास से क्या चाहिए तुम्हें? गहना, पैसा या कुछ और? माँ जी, हम 5 अपनी आगे की पढ़ाई जारी करना चाहती हैं। माँ जी, हमें पढ़ने लिखने का बहुत चाव है। हम 5 ने हमेशा से सरकारी नौकरी का सपना संजोया है। हम उसे साकार करना चाहती हैं। ये सुनकर पद्मा अपनी 5 बहुओं की हंसी उड़ाते हुए कहती है, अरे मेरी बहुरानियों, सरकारी नौकरी बाजार में कौड़ियों के भाव बिकने वाले कद्दू करेले नहीं, जो गए और चुन लिया। सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में बेचारे बीए पढ़े लिखे लोग भेड़ बकरी चरा रहे हैं। इसीलिए वक्त जाया करने से बेहतर है अपनी जिम्मेदारी निभाओ। माँ, अगर ये 5 अपनी सरकारी नौकरी पाने के सपने को साबित करने का मौका मांग रही हैं, तो इन्हें मौका दे दीजिए। हाँ माँ, गौरव भैया सही कह रहे हैं। अपने बेटों की बात सुनकर पद्मा कहती है, बेटों की बात का मान रखते हुए मैं तुम 5 को एक मौका देती हूँ। शुक्रिया माँ जी। पद्मा ने अपनी बहुओं के सरकारी नौकरी पाने की कोशिश में हामी तो भर दी, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। तुम 5 चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, मैं तुम्हें घर के कामों में इस कदर उलझाऊंगी कि पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर देखती हूँ कैसे बनती है मेरी 5 बहुएं सरकारी मुलाजिम। अगले ही दिन 5 बहुओं ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर दी, मगर पद्मा उन्हें सारा दिन कामकाज में उलझाए रखती। बावजूद इसके 5 बहुएं देर रात जागकर पढ़ाई में जुटी रहती थी। गुजरते समय के साथ 5 की पढ़ाई पूरी हो गई, जिसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी में आवेदन किया
और आखिरकार पांचों बहुएं सरकारी नौकरी पाने में सफल रही। माँ जी, हम पांचों को सरकारी नौकरी मिल गई। माँ जी, मैं वकील बन गई। और मैं टीचर। माँ जी, मैं दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर बन गई हूँ। माँ जी, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई हूँ। और माँ जी, आपकी पांचवी बहू बैंक मैनेजर बन गई है। अपनी पांचों बहुओं की सरकारी नौकरी की बात सुनकर पद्मा सिर पकड़कर सोफे पर पसर जाती है, क्योंकि उसके किए पर पानी जो फिर चुका था। माँ जी, आप ठीक तो हैं? तुम चारों हटो, मैं देखती हूँ। अरे हट परे, अपनी ये डॉक्टर बनने की दावेदारी मुझ पर मत दिखा। अरे नौकरी चाकरी तो सभी कर लेते हैं, मगर जो बहुएं ससुराल की बागडोर संभाले उससे बेहतर कोई नहीं। वो कैसे माँ जी? क्योंकि घर चलाना देश चलाने के बराबर है। ये कहकर पद्मा अपने कमरे में चली जाती है और पांचों बहू बोलती हैं। ये माँ जी को क्या हो गया है? हाँ, हमारी सरकारी नौकरी की खबर सुनकर खुश होने की बजाय माँ जी हमें 4 बातें सुनाकर चली गई। ऐसी तो सौंजी तौर से साफ हो चुका है कि माँ जी हमारी सरकारी नौकरी से खुश नहीं। रोजाना की तरह अगली सुबह पद्मा अपने बेटों के साथ हॉल में जाती है। अच्छा हुआ माँ जी जो आप नीचे आ गई। हम पांचों ने घर का सारा कामकाज निपटा दिया, खाना बनाकर टेबल पर रख दिया है, खा लीजिएगा। देख लो बेटा, कल तक पांचों बहू खाना परोस कर दिया करती थी, आज पका कर रख दिया है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब रसोई घर छून-छा मिलेगा और अपने हाथ पांव चलाने पड़ेंगे जब सरकारी नौकरी की धौस है। मगर तुम बहुओं से 10 गुना ज्यादा आमदनी मेरे बेटे बिजनेस में कमाते हैं। बिजनेस के बलबूते तुम्हारी सरकारी नौकरी भी फेल है। पांचों बहुएं पद्मा को बिना कोई जवाब दिए अपने कार्य क्षेत्र को निकल जाती हैं। समय गुजरता है। पद्मा किसी न किसी बहाने अपनी पांचों बहुओं की सरकारी नौकरी और अपने बेटे के बिजनेस से नीचा दिखाती। बावजूद इसके बहुएं एक शब्द नहीं कहती। आखिरकार अल्पभाषी होना ही तो पढ़े लिखों की पहचान है। मगर एक रोज पद्मा के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है जब उसे पता चलता है कि उसके पांचों बेटों के कपड़े के कारखाने में भयानक आग लग जाने के चलते बिजनेस बर्बाद हो चुका है। अभी पद्मा अपने बेटों को समझा बुझा ही रही थी कि उसकी पांचों बहुएं अपने काम से घर आती हैं। धीरज धर बेटा, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ संभल जाएगा। माँ, सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। कारखाने के कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुलिस के अनुसार सभी को लाखों की मुफ्त मदद देनी होगी। बीते दिनों हमने अपना बैंक बैलेंस बिजनेस में लगाया था, अब हमारे पास 0 सेविंग है। ऐसे में हम क्या करें? पांचों बहुएं अपने पतियों की परेशानी को सुनकर कहती हैं। आप पांचों क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, हमारी सरकारी नौकरी किस काम आएगी? हम ये पैसे परिवार के लिए ही कमा रहे हैं। और रही बात पुलिस की, तो माँ जी आपकी ये बहू खुद एक आईपीएस ऑफिसर है। पुलिस के पैतरे में भली भांति जानती हूँ। पांचों बहुएं अपनी अपनी सरकारी नौकरी की सारी कमाई सास के हाथों में सौंप देती हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। और पद्मा बोलती है, मुझे माफ कर दो मेरी बहुओं, मैंने तुम पांचों को प्रोत्साहित करने की बजाय पहले दिन से तुम्हारे सरकारी नौकरी के सपने के बीच बाधा बनी और तुम्हारे सपने को साकार होने के बाद कुड़कुड़ाती रही, अपने बेटों के बड़े बिजनेस का रौब झाड़ती रही और तुम्हें तुम्हारी सरकारी नौकरी के कारण नीचा दिखाती रही। शायद आया हुआ बुरा दिन उसी वक्त का प्रतिफल था, मगर आज मुझे गर्व है कि मैं एक नहीं बल्कि 5 सरकारी नौकरी वाली बहुओं की सास हूँ। ये सुनकर पांचों बहुओं के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। इसी के साथ सरकारी सर्विस वाली बहुओं की कहानी यहीं खत्म होती है। छींक मारने वाली बहू। संगीता सुबह सुबह नींद से जागती है और जागते ही जोर जोर से छींक मारने लगती है। उसके छींकने की आवाज सारे घर में फैल जाती है, जिसके चलते उसका भाई निखिल नींद से जाग जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ देखो, सुबह सुबह अलार्म स्टार्ट हो गया, अब ये छींक छींक कर सबको जगा देगी। संगीता अपनी छींक को रोक ही नहीं पाती और वो छींकती रहती है, जिसके बाद निखिल को नींद ही नहीं आती और वो नींद से जाग जाता है। वहीं संगीता भी थोड़ी देर छींकने के बाद शांत हो जाती है। हे भगवान, मैं और मेरी छींक तो कभी रुकती ही नहीं। जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो देरी हो जाएगी। संगीता जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुँच जाती है। ऑफिस में कदम रखते ही वो छींकना शुरू कर देती है, जिसके बाद ऑफिस के कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं, हे भगवान, सुबह सुबह ही छींक रही है, अब पता नहीं क्या अनहोनी होगी। ये और इसकी छींक तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आखिर संगीता को इतनी छींक क्यों आती है यार? तभी संगीता की दोस्त रुचिका उसके पास आती है और कहती है, अरे यार संगीता, तू अपनी छींकों का कोई इलाज क्यों नहीं करवाती है? मैं क्या करूँ?
ये तो बचपन से ही ऐसी है। मैंने कई डॉक्टर को दिखा लिया है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा कहकर बेचारी संगीता का मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप जाकर अपने केबिन में काम करने लगती है। तभी उसके केबिन में एक सुंदर सा और स्मार्ट सा लड़का आता है, जिसे वो देखती ही रह जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे वाह, कितना स्मार्ट और सुंदर लड़का है। काश ऐसे लड़के से मेरी शादी हो जाए। तभी नूपुर उससे कहता है, मुझे यहाँ पर बॉस ने भेजा है, कहा है कि तुम मुझे सारा काम अच्छे से सिखा दोगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ। नूपुर कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो संगीता से काम सीखने लगता है। देखते ही देखते संगीता उसे सारा काम बता देती है। ऐसे ही अब हर रोज संगीता और नूपुर एक साथ केबिन में बैठा करते थे। देखते ही देखते नूपुर को संगीता पसंद आने लगती है, लेकिन वो सुबह शाम कभी भी एकदम से छींक देती है, जिसकी वजह से पूरा ऑफिस और उसके घर के सभी लोग उससे बहुत परेशान थे। लेकिन नूपुर को वो फिर भी पसंद थी। देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया और वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के बारे में सोचने लगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। संगीता और नूपुर दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद नूपुर शादी करके उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही नूपुर की माँ कौशल्या उसका गृह प्रवेश करती है, संगीता तुरंत छींक मार देती है। अरे बहू, ये क्या, घर में आने से पहले ही तूने अपशगुन कर दिया। अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मुझे छींक आती ही रहती है। अरे बहू, इतना भी क्या छींकना कि तू शगुन वाले काम पर भी छींक मार दे। तुझे पता नहीं है, अच्छे कामों से पहले छींक आना अच्छी बात नहीं होती। संगीता कुछ कह नहीं पाती, जिसके बाद कौशल्या उसे अंदर बुला लेती है। शादी के बाद संगीता घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, लेकिन उसकी छींक मारने की आदत से उसकी सास कौशल्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन नूपुर शाम के वक्त ऑफिस से वापस घर लौटता है। उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा होता है और वो बहुत ही खुशी से अपनी माँ से कहता है, माँ ये लो मिठाई खाओ, आपको पता है आज क्या हुआ है? अरे नहीं बेटा, मैं नहीं जानती, तू ही मुझे बता दे। अरे माँ, आपको पता है आपके बेटे को प्रमोशन मिल गया है और अब हम लोग ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़े फ्लैट में भी जाएंगे। ये सुनकर संगीता बहुत खुश होती है और नूपुर को मुबारकबाद देने लगती है। बहुत 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 मुबारक हो नूपुर जी आपको। सत्यानाश जाए तेरा, जब देखो अच्छे मौकों पर छींक मार देती है। अरे जा, चली जा यहाँ से। अरे माँ, क्यों बेचारी को डांट रही हो? इसमें इसका क्या कसूर है? उसको तो ये परेशानी है। हाँ हाँ, ले ले अपनी पत्नी की साइड। मुझे तो पता ही था, शादी के बाद सभी लड़के जैसे अपनी पत्नी के पक्ष में ही बोलते हैं, तू भी उसी तरह बोलेगा। अरे माँ, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो? मैं सही के साथ सही और गलत के साथ गलत ही हूँ। कौशल्या उसे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस परेशानी की वजह से आपके और माँ जी के रिश्ते में दरार आएगी। अरे तुम भी कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी माँ है, मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। ऐसा कहकर नूपुर अपनी पत्नी संगीता को मिठाई खिलाता है। अगले दिन जैसे ही नूपुर खुशी खुशी नींद से जाग कर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी अचानक से उसके फोन पर एक कॉल आती है। अरे नूपुर भैया, कल तक तो प्रमोशन तुम्हें मिल रहा था, लेकिन आज ये क्या हो गया है? क्या हो गया है? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? दरअसल बॉस ने तुम्हारी पोजीशन हमारे ऑफिस के रोनित को दे दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पोजीशन को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, और पहले मुझे ये पोजीशन देने के बाद बॉस इस तरह इस पोजीशन को किसी और को कैसे दे सकते हैं? नूपुर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी पत्नी संगीता उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। संगीता को देखते ही नूपुर गुस्से से कहता है, देखो चली जाओ अपनी ये शक्ल लेकर यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अजी, कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज अचानक से आप इतने नाराज क्यों हो? नूपुर संगीता से कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद संगीता पूरे दिन इस बात से परेशान रहती है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से नूपुर उससे नाराज हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे 3-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन कौशल्या मंदिर से नूपुर की तरक्की के लिए दुआएं मांग कर आती है, जिसके बाद वो संगीता को प्रसाद देने लगती है। आ बहू, ये ले, तू भी प्रसाद खा ले। देखना,
मैंने माता रानी से अपने बेटे की तरक्की की दुआ मांगी है और उनके लिए व्रत भी रखा है। अगर भगवान ने चाहा तो हमारे बेटे को कहीं अच्छी नौकरी और अच्छा काम मिल जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है माँ जी। चलो अब हमारे घर के हालात फिर से ठीक ठाक हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए फिर से छींक मार देती है, जिसके बाद कौशल्या बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से से सारी मिठाई फेंक देती है और संगीता से कहती है, तुझे हमारी बात एक बार में समझ नहीं आती? अरे रोज रोज तुझे कहती हूँ दवाई समय पर ले लिया कर। आज ही मैं भगवान से अपने बेटे की तरक्की के लिए दुआ मांग कर आई थी, लेकिन तूने उसे भी अखंडित कर दिया, और वो भी एक छींक से। कौशल्या फिर से संगीता को जली कटी बातें सुना देती है, जिसके बाद बेचारी संगीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। आखिर मुझे इतनी छींक क्यों आती है? क्यों मैं बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ? इससे अच्छा होता कि मैं पैदा ही न हुई होती। ये सब नूपुर कमरे के बाहर खड़ा हुआ सुन लेता है, जिसके बाद नूपुर संगीता के पास जाता है और उससे कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। छींक आना तो नॉर्मल सी बात है, और फिर ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं बना। मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, जिसके बाद तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नूपुर की बात सुनकर संगीता चुप हो जाती है और अपने पति नूपुर को गले से लगा लेती है, जिसके बाद नूपुर बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर से संगीता का इलाज करवाता है, जिसके चलते संगीता छींक मारना बिल्कुल बंद कर देती है। अब कौशल्या भी संगीता के साथ अच्छे से रहने लगती है। देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। सास लाई बहू की सौतन। माँ, मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ और आप जानती हो ना, मैं उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। इसलिए आप मेरी बात मान लो, मेरी शादी उससे करवा दो। देख बेटा, तू जानता है कि हमारे खानदान में लव मैरिज का कोई रिवाज नहीं है। अगर तुझे अपनी पसंद से शादी करनी है तो तुझे अपने पिता की इजाजत लेनी होगी। और वैसे भी इस गायत्री नाम की लड़की में क्या ही रखा है। मैं तो तेरी शादी कोमल से करवाना चाहती हूँ। तू जानता है ना, कोमल कितनी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। ऊपर से उसका खानदान भी बहुत बड़ा है। अरे माँ, आप समझते क्यों नहीं हो? मैं गायत्री से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो किसी से नहीं होगी। ऐसा कहकर रोहित वहां से चला जाता है, जिसके बाद कुछ ही दिन बाद रोहित एक मंदिर में जाकर गायत्री से शादी कर लेता है और शादी करके वो उसे घर ले आता है। जैसे वो घर का दरवाजा खटखटाता है, उसकी माँ दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर अपने बेटे रोहित को गायत्री के साथ शादी के जोड़े में देखती है। जिस बात का मुझे डर था, आखिर तुमने वही किया। अरे इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुमने अपने परिवार वालों की एक नहीं सुनी। माँ, जिसे आप 2 कौड़ी की लड़की कह रही हो, वो अब इस घर की बहू और मेरी पत्नी है। थोड़ी जुबान संभाल कर कहो। चलो गायत्री, कोई हमारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हें इसी घर में रखूंगा। आखिरकार ये मेरा घर भी है। ऐसा कहकर वो गायत्री का हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर ले आता है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपने पिताजी के कमरे में जाता है और उन्हें अपनी शादी के बारे में बताता है। जैसे ही दुर्योधन अपने बेटे की पत्नी गायत्री को देखता है, वो उसे देखते ही आशीर्वाद देने के लिए बुलाता है। अरे बहू, सदा सुहागन रहो। अरे दूधो नहाओ, पूतो भलो। ऐसा कहने के बाद दुर्योधन अपने बेटे रोहित को गले से लगाता है और उससे कहता है, आज मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत फक्र है बेटा। तुमने जो किया है उसमें कोई बुराई नहीं है। जाओ, बहू को उसका कमरा दिखा दो। अपने पिता का ऐसा बर्ताव देखकर रोहित को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी गायत्री को अपने कमरे में ले जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल्याणी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गायत्री से बहुत चिढ़ने लगती है। आखिर इसने ऐसा क्या जादू चलाया है मेरे बेटे के ऊपर, जो ये इसके पीछे पागल होता जा रहा है। इस गायत्री नाम की चिड़िया को तो मैं देख लूंगी। उस दिन के बाद से कल्याणी हर छोटी मोटी बातों का ताना गायत्री को दे दिया करती थी, जिससे कभी कभी तो गायत्री बहुत परेशान हो जाया करती थी और अपने कमरे में आकर रोने लगती थी। लेकिन वो कभी हार नहीं मानती थी और अपनी सास कल्याणी को हमेशा खुश करने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन सुबह के समय कल्याणी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी गायत्री एक प्याला चाय का कल्याणी के कमरे में ले जाकर रख देती है और कल्याणी से कहती है, माँ जी, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप कहो
तो मैं आपके हाथ पैर दबा दूं और आपके लिए दवाई भी मंगवा देती हूँ। क्या कहा? मेरे हाथ पैर दबाएगी? अरे मैं जानती हूँ तू इस बहाने मुझे यहाँ मारने आई है। चली जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। अरे तुझ जैसी नीच से मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। जा अब मेरे कमरे से दफा हो जा। कल्याणी गायत्री को भगा देती है, जिसके बाद कल्याणी अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने आप से बातें करती हुई कहती है, इसे यहाँ से भगाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करती हूँ, कोमल को कुछ दिनों के लिए घर पर ही बुला लेती हूँ। उसके बाद मैं इस गायत्री नाम की चिड़िया का पत्ता साफ करूंगी। ऐसा सोचकर अगले ही दिन कल्याणी कोमल को अपने घर बुला लेती है, जिसके बाद वो कोमल को अच्छे से सिखा देती है और कोमल उसके बहकावे में आ जाती है। जब भी रोहित अकेला होता तो कोमल उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगती। एक बार रोहित छत पर जिम कर रहा होता है, तभी वहां कोमल आ जाती है और उसके साथ जिम करने लगती है। अरे वाह, आपको भी जिम करने का शौक है। मुझे भी जिम बहुत पसंद है। इससे शरीर पूरी तरह फिटनेस में रहता है। हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। कोमल और रोहित आपस में बातें करते रहते हैं, जिसके बाद हर रोज कोमल रोहित के सामने अच्छा बनती और वहीं दूसरी तरफ गायत्री को हरदम उसके सामने झूठा और गलत साबित करने लगती। एक दिन कोमल गायत्री से कहती है, अरे गायत्री बहन, मैं थोड़ा माँ जी के पास किसी काम से जा रही थी। क्या तुम मेरे लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख दोगी? मुझे नहाना है। हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख दूंगी और तुम्हें आवाज भी लगा दूंगी। कोमल वहां से चली जाती है, जिसके बाद गायत्री गर्म पानी करके उसके लिए बाथरूम में रखाती है। कुछ देर बाद गायत्री कोमल को आवाज लगाकर उसे नहाने के लिए बुला लेती है। कोमल बाथरूम में जाकर खौलता हुआ गर्म पानी देखती है तो वो जानबूझकर अपना हाथ पानी में डालती है और अपना हाथ जलाकर चिल्लाने लगती है, हाय मर गई, ये कैसी जालिम है ये गायत्री। ओहो, अरे इसे थोड़ी भी परवाह नहीं है मेरी। क्या ये मुझे जान से मारना चाहती है या फिर इसे मेरा इस घर में रहना ही पसंद नहीं है? अरे ऐसा तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। कोमल के चिल्लाने चीखने की आवाज से घर के सभी लोग बाथरूम के पास पहुंच जाते हैं और कोमल का जला हुआ हाथ देखकर सब उससे पूछने लगते हैं, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे तुम्हारा तो हाथ जला हुआ है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे ये सब आपकी लाडली बहू ने किया है। अरे मुझे जान से मारना चाहती है तो मुझे सामने से बता दे, पीठ पीछे वार क्यों कर रही है? ये सुनते ही गायत्री रोने लगती है और रोते हुए कोमल से कहती है, अरे दीदी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं आपका हाथ क्यों जलाऊंगी? मैं तो गर्म पानी रखकर काम करने के लिए चली गई थी। मैं नहीं जानती थी कि आप अचानक से इसके अंदर हाथ डाल देंगी। अरे कैसी औरत हो तुम, साफ साफ झूठ बोल रही हो। मैंने कब तुम्हें गर्म पानी करने के लिए कहा? अरे भला गर्मी में कोई गर्म पानी से क्यों नहाएगा? ये सुनते ही गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी भी गायत्री को ताने सुनाने लगती है, अरे मैं तो जानती थी कि ये करमजली कलमुही कहीं की हमारे घर में किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे ये तो हमें बर्बाद करने आई है। आखिर इसकी मेरी बेचारी फूल जैसी कोमल से क्या दुश्मनी है जो इसने इसके साथ इतना बुरा किया। अगर इसे घर में इसी तरह छोड़ दिया तो ये हमारे घर के सभी लोगों को मार देगी। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कहिए। मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि इस घर में सभी प्यार और प्रेम से रहे, लेकिन आप सभी मेरे बारे में ऐसा उल्टा कैसे सोच सकते हैं? तभी वहां रोहित पहुंच जाता है, जिसके बाद कोमल और कल्याणी दोनों ही मिलकर गायत्री की शिकायत रोहित से कर देते हैं। लेकिन रोहित गायत्री को गले से लगाते हुए सबसे कहता है, गलती मेरी पत्नी गायत्री की नहीं, खुद कोमल की है। उसी ने अपना हाथ जानबूझकर गर्म पानी में डाला था। मैं उस समय यहाँ से जा ही रहा था कि मेरी नजर बाथरूम पर पड़ गई थी और उसी समय मैंने कोमल को जानबूझकर हाथ जलाते हुए देखा था। मैं जानता हूँ माँ कि आप मेरी पत्नी गायत्री से खुश नहीं हो, लेकिन उसकी जगह उसकी सौतन लाने के लिए आप सोच भी कैसे सकती हो? मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आज से ही मैं गायत्री के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। कल्याणी अपने बेटे रोहित को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोहित नहीं रुकता, जिसके बाद वो अपनी पत्नी गायत्री को लेकर एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए चला जाता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।
काली फौजी बहू से धोखा। सर से पांव तक फौजी का पहरावा पहने हुए वह सुहागन सांवली स्त्री थी। उस फौजी बहू की सूरत जितनी श्यामल थी, उसकी काया हिम के समान श्वेत थी। वह बहू और बीवी होने के साथ देश की फौजी थी। एक ओर फौजियों का दल आपस में बैठा बतिया रहा था, वहीं दूसरी ओर वह फौजी बहू सरहद से छुट्टी मिलने की बाट जोह रही थी। आज पूरे 2 साल 1 सप्ताह और 1 दिन हो गया मुझे और रौनित को दूर हुए। अब तो सरहद के हालात भी बेहतर हो चुके हैं। काश की सभी फौजियों की छुट्टी मुकम्मल हो जाती। फौजी बहू अपने आप में बुदबुदा ही रही थी कि एकाएक ब्रिगेडियर बत्रा सरहद के सैनिकों के बीच खड़े होकर बोलते हैं, सभी फौजियों के लिए एक सुनहरा संदेश है। इस समय सरहद की सीमा एकदम सुरक्षित है, इसीलिए सभी फौजियों को महीने भर की छुट्टी मुकम्मल की जाती है। यह सुनकर फौजी बहू की उदास आंखों से खुशी की बदरा बरस पड़ती है। ये सुनहरा संदेश सुनने के लिए मैं पिछले 2 बरस से बाट जो अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी और अपने पति और सास से मिलूंगी। इसी सोच के साथ सांवली फौजी बहू अपनी आंखों में आंस लिए ससुराल रवाना हो जाती है, मगर बदकिस्मती से उसके ससुराल की दहलीज पर ताला देखकर उसका हियाव टूट जाता है। मेरे आने की खबर तो मैंने संदेश के जरिए सासू माँ और इन्हें भेज दी थी, बावजूद इसके ससुराल की दहलीज पर ताला। यह सोचकर धरा अपने पति रोनित को फोन लगाती है। तभी रोनित की ओर से उसे अपनी सास का स्वर सुनाई देता है। माँ जी प्रणाम, मैं सरहद से लौट चुकी हूँ, मगर देखा तो घर पर ताला लगा है। अरे बहू क्या बताऊँ, रज्जो दीदी की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए देर रात मुझे और रोनित को आना पड़ा। अब मेरे सिवा इनकी देखरेख करने का कोई नहीं है। माँ जी तो आप और रोनित कब आएंगे? बहू अभी 1-2 सप्ताह का बखत तो पक्के तौर से लग ही जाएगा, तब तक तू अपने पीहर चली जा। ठीक है माँ जी, मैं रखती हूँ। यह सुनकर धारा कहती है, माँ जी और रोनित जी कितनी बड़ी बाधा में हैं और मैं जाने क्या बुरे ख्याल बुन रही थी। यह बोलकर फौजी बहू अपने मायके आकर माँ के साथ रहने लगती है। तभी उसे उसकी सखी रैना का कॉल आता है। क्या हाल है फौजी साहिबा? देशभक्त बनने के बाद बचपन के दोस्तों को ही बिसार दिया, न कोई फोन न कोई संदेश। बचपन की आदत तेरी गई नहीं ना? आज भी बातों बातों में खिंचाई करना तो तुझे खूब आता है। ये छोड़ और गौर से सुन, 1 सप्ताह बाद मेरी शादी है, इसीलिए तुझे छुट्टी लेकर आना ही पड़ेगा। अरे मेरी बचपन की सखी, तेरी शादी में कैसे नहीं आऊंगी? तू बोल तो अभी चली आती हूँ, बस 1 गांव की ही तो दूरी है। अरे नेके और पूछ, मैं तो बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही हूँ, आजा। कुछ ही देर बाद धारा अपनी सखी रैना के घर पहुँचती है। दोनों सहेलियां घंटों बातें करती हैं। अरे मेरी होने वाली दुल्हन, जरा होने वाले जीजा जी की तस्वीर तो दिखा, मैं भी तो देखूं कौन है चोर जो इस चांद के टुकड़े को चुराने वाला है। देख ये है गौतम, मेरे होने वाले पति। तस्वीर देखकर मानो उस काली फौजी बहू के कदमों तले जमीन खिसक जाती है और उसका दुख आंखों से बहने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोनित मेरे रहते किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? धारा आखिर बात क्या है? रैना ये गौतम नहीं बल्कि मेरे पति रोनित है, मगर आखिर इस धोखाधड़ी का मुख्य मुद्दा क्या है? धारा अपनी सूरत को निहारते हुए कहती है, शायद मैं काली हूँ इसीलिए रोनित ने मुझे अपने काबिल नहीं समझा और मुझे बिना बताए उन्होंने दूजा ब्याह रचाने की सोची। धारा देश की फौजी होकर तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? रोनित ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि वह शादीशुदा है। धारा वह सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दे रहे हैं। मुझे इस धोखाधड़ी का कारण जानना है। धारा संभाल खुद को, अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमें शादी तक इंतजार करना होगा और उन माँ बेटे को रंगे हाथों पकड़ना होगा और सजा दिलवानी होगी। हर गुजरते दिन के साथ काली फौजी बहू के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते वह दिन आ गया जब रोनित सेहरा सजाए हुए रैना के द्वार पर दस्तक देता है, जहां रैना दुल्हन के लिबास में खड़ी थी और उसके पीछे धारा खड़ी थी। धारा को देखकर दोनों माँ बेटे हक्के बक्के हो जाते हैं। क्या हुआ रोनित? मुझे देखकर आप दोनों माँ बेटी का चेहरा पीला क्यों पड़ गया, जैसे कि आपकी चोरी पकड़ी गई हो? पिछले 2 साल से तुम दोनों माँ बेटे मिलकर खिचड़ी पका रहे थे। गनीमत है कि तुम माँ बेटे के बुने जाल में मेरी सहेली फंसी नहीं, वरना मुझे तो तुम्हारी काली करतूत का पता चलता ही नहीं। फौजी बहू के जुबान के बोल बान बनकर दोनों माँ बेटे के काले कलेजे को भेद रहे थे। तभी फौजी बहू की सास रेवा अपने कटु कड़वे बोली की बिजुरी बेचारी काली बहू पर गिराते हुए कहती है, अरे बंद कर अपना ये बोलबाला, बहुत चला लिया तूने अपना ये काला कंठ कंकाल। सुनना है तो सुन। 2 साल पहले। अरे रेवा कहाँ है? अरे पंडित जी आप पधारिए ना, कहिए कैसे आना हुआ? तुमने कहा था ना ऊंचा रिश्ता बताने को। ये धारा सोमगढ़ में अपने परिवार के साथ रहती है।
शक्ल से तो सांवली है मगर पेशे से फौजी है, अच्छा खासा कमाती है। अरे पंडित जी, काला पीला कोई भी सौदा चलेगा, जो कि मेरा रौनक कमाता धमाता तो है नहीं। अब यह काली बहू आएगी तो इसके पैसे से हमारा पेट पल जाएगा, और फिर कौन सा ये हमारे नजरों के सोंजे रहेगी। साल 6 माह पर सरहद से ससुराल आएगी तो जैसे तैसे झेल लेंगे। इस तरह रेवा अपने बेटे रौनक की शादी धरा से करा देती है, मगर शादी के 2 दिन के भीतर ही सरहद से उस बहू की बुलाहट आ जाती है। अच्छा माँ जी, अपना और रौनक का ध्यान रखना। बहू तू तो जानती है रौनक के पास कोई काम नहीं, वह बेरोजगार है। जब तक उसका कोई काम नहीं लगता, राम जाने घर खर्च कैसे चलेगा। माँ जी, मेरे रहते आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी फौजी बहू बॉर्डर से प्रत्येक माह पैसे भेजती रहेगी। जिग जिग जी बहू, एक तेरा ही आसरा है। समय गुजरता जाता है। अब धरा को सरहद गए साल बीत चुका था। अरे रौनक बेटा, मेरे मन में एक ख्याल आया है। देख, ना मैं पूरे दिल से उस काली कमली को अपना बहू मानती हूँ, और ना ही तू उसे सांझ बीवी का अधिकार देगा, तो क्यों ना उसके फौजी होने का फायदा उठाया जाए। माँ, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, उसे गए साल हो गए हैं, क्यों ना हम माँ बेटे शादी का दाना डालकर किसी अमीर चिड़िया को अपने चंगुल में फंसाएं, और जब हमें अमीर लड़की मिल जाएगी तो इस काली बहू की बला से निजात पा जाएंगे। वाह माँ, क्या मास्टरमाइंड लगाया है। फिर मेरी नजर रैना पर गई। रैना का सुंदर रंग रूप मेरे दिल में बस गया, और आज हमारी शादी होने वाली ही थी, मगर तुम्हारी काली परछाई ग्रहण बनकर यहाँ पहुँच गई। यह सुनकर फौजी बहू रिस में आकर रौनक को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, इतनी बड़ी धोखाधड़ी के बावजूद तुम माँ बेटे के मन में कोई मलाल नहीं। जाने तुम जैसे कितने ही लालची इंसान चंद सिक्कों के लिए शादी का स्वैंग रचाते हो, जिससे एक साथ कितने बेबस बाप की बेटियों का जीवन बेरंग हो जाता है। फौजी बहू उन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दायर करती है। केस अदालत में दस्तक देता है, जहां जज कुछ इस कदर फैसला सुनाते हैं। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि पहली पत्नी के रहते मिस्टर रौनक ने दूसरी शादी करने की कोशिश की, जिसे बढ़ावा देने वाली मुख्य रेवा इसमें बड़े तौर से भागीदार है। इस धोखाधड़ी की सजा में इन्हें 11 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। पति से मिले धोखाधड़ी के बाद धारा उसे तलाक ले लेती है। उन माँ बेटे को उनके किए की सजा के तौर पर कारावास नसीब होता है। उस फौजी बहू की बदौलत रैना का जीवन भी बुझने से बच जाता है। सच है साथियों, आज भी झूठी शोभा और सुंदरता के पीछे धन के ऐसे ही कई लोभी खुलेआम धोखाधड़ी कर रहे हैं, मगर याद रखिए, उस धोखाधड़ी की कटनी इस धरती पर ही होगी। बहू और सास में बच्चे का बंटवारा। ममता अपनी सास कांता के साथ सारण गांव में रहती थी। कांता ने अपने बेटे बलवीर का ब्याह कुछ बरस पहले किया था। शादी से दोनों दंपति को एक बेटी पैदा हुई और ममता दूसरी दफा गर्भवती थी। कान खोल कर सुन ले मेरी मनहूस बहू, अगर इस दफा तूने सास की आस पूरी ना की, अगर तूने इस बार भी बेटी जनी, तो बतौर बहू बेटी दोनों एक साथ खदेड़ी जाओगी। सासू माँ, मैं भला भगवान तो नहीं जो भाप सकूं कि मेरी कोख में बेटा है या ये बेटी। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस किसी भी कीमत पर मेरे घर का चिराग चाहिए। क्रूर कांता ममता पर अपनी जिद थोपकर चल देती है। गुजरते समय के साथ ममता की गर्भावस्था के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। बदकिस्मती से ममता दूसरी दफा भी बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर कांता बेचारी बहू पर कड़वे बोल का कहर बरसाती है। बेड़ा गर्क हो तेरा नाश पीटी, इस बार भी तेरी कोख से बेटी की बला निकली। अब मैं तुम माँ बेटी को और नहीं झेलूंगी। ससुराल से बेघर होने के ख्याल से बेबस बहू रोते बिलखते हुए कांता के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें मांगती है। माँ जी, ऐसा गजब ना करिए, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं इस दफा आपको हताश नहीं होने दूंगी। ये सुनकर कांता बेचारी भोली बहू को सांत्वना देने का स्वांग रचाती है, जिसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा होता है। बस एक बार इस घर की पीढ़ी को बढ़ाने वाला मेरा पोता मिल जाए, फिर इन मनहूस माँ बेटी को बाहर खदेड़ दूंगी। गुजरते समय के साथ ममता पुनः गर्भ धारण करती है और कांता उससे कहती है, सुन मेरी मनहूस बहू, ये अंतिम सुनहरा मौका है। अगर इस बार भी तेरे कोख से बेटे की बजाय बेटी पैदा हुई, तो खौलते दूध में तेरी तीसरी बेटी का चौथा करने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। ये सुनकर ममता अपने गर्भ को निहारते हुए कहती है, बेटा, अब केवल सासू माँ की आस ही नहीं, बल्कि तेरी बेबस माँ और बहनों की जिंदगी की बागडोर भी तुझसे बंधी है। अपनी माँ की लाज रख लेना मेरे लाल। एकाएक ममता के गर्भ में घनघोर हलचल होने लगती है।
मानो उस नन्ही सी जान तक बेबस माँ की पुकार पहुंच गई हो। हर एक गुजरते महीने के साथ ममता की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उसे भूख प्यास का अभाव ही न होता था। 8 महीने का पड़ाव पार करके ममता अंतिम 9वें महीने में कदम रखती है। खुशकिस्मती से इस बार वो एक बेटे को जन्म देती है। उसकी स्वार्थी सास ममता की बाहों से बच्चा छीनते हुए कहती है, ला दे मेरे पोते को, अब तो माँ बेटियों का यहाँ कोई काम नहीं। अपनी गठरी उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। अब अपने पोते का पालन पोषण मैं करूँगी। ये सुनकर वहाँ खड़ी बूढ़ी दाई लीला कहती है, अरे कांता, एक माँ होकर तू दूसरी माँ को उसके दूध मुँहे बच्चे से अलग कैसे कर सकती है? जब तक शिशु 6 माह का ना हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों को बतौर एक दूजे की जरूरत बनी रहती है। अरे लीला, मैं कोई बांझ पकेरू नहीं जो पोते को पाल ना सकूं। अपने बचकाने बेटे का लालन पालन भरसक भली भांति किया था मैंने। माँ जी, 9 माह की दुखदाई पीड़ा को सहन करके मैंने इसे जन्म दिया है और आप चाहती हैं मैं अपने बेटे का बंटवारा कर दूं। 3 बेटियों के बीच ये मुझ बेबस बेसहारा माँ की इकलौती आस है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। हाजी माँ जी को समझाओ। माँ, एक सास की नहीं बल्कि माँ के नजरिए से सोचो। कितना मुश्किल है अपने जन्मजात बेटे का किसी और से बंटवारा करना। ठीक है, मैं तुझे अपने पोते के पास आने दूंगी। बदले में मेरी एक शर्त है, ये बच्चा 8 पहर मेरे संग रहेगा। तेरी भागीदारी केवल इसके स्तनपान तक होगी, बस। मुझे मंजूर है। इस बंटवारे के बावजूद मैं अपने बच्चे को भरसक देख तो सकूंगी। इस तरह सास बहू के बीच बंटवारे की शुरुआत होती है। सवेरा होते ही ममता रसोई घर का रुख करती है कि उसे अपने बेटे के बिलखने की आवाज सुनाई देती है। ये तो मुन्ना की रोने की आवाज है। ममता दौड़कर सो रही सास के बगल में बिलखते मुन्ना को उठा लेती है। तभी कांता की नींद खुल जाती है और वो बेरहमी से बेचारी बहू के बाल पकड़कर कहती है, तेरी ये मजाल बिना मेरी इजाजत के मेरे पोते को गोदी में उठाकर पुचकार रही है। माँ जी, मुन्ना कब से रो रहा है, मुझसे रहा ना गया। फरेबी मक्कार, बंद करिए ममता मई माँ का स्वयं रचना। ला दे मेरे पोते को। क्रूर कांता ममता को जबरन बच्चे से अलग कर देती है। दूर खड़ा बलवीर ये सब देख रहा था, मगर बेटे के रिश्ते ने उसके हाथ बांध रखे थे। सूर्यास्त के संग सांझ की बेला घनघोर रात में घिर जाती है। तभी एक बार फिर बच्चे के रोने की आवाज भर से बेबस बहू सास के दरवाजे पर आ धमकती है। तू फिर मुंह उठाकर चली आई? जब से सवेरे से मेरे पोते ने तेरी मनहूस सूरत देखी है, तब से चुप होने का नाम नहीं ले रहा। माँ जी, मुन्ना भूख से बिलख रहा है। एक दफा उसे मेरी गोदी में दे दीजिए। ये बेबस माँ आपके आगे मिन्नत कर रही है। माँ, मुन्ना का कुमलाई चेहरा साफ तौर से साझा कर रहा है कि ये बेचारा बच्चा भूखा है। हाँ मेरे लाल, अब तू भी बीवी के सर में सुर मिलाएगा ही। सुन मेरी बैरन बहू, जल्दी से मुन्ना को दूध पिला और दे इसे। ममता अपने बच्चे को गोदी में लिए अपने कमरे की ओर अग्रसर होती है। दूध पीते ही मुन्ना सो जाता है। समय गुजरता गया, मगर अपने बच्चे के बंटवारे से बेबस माँ ममता सारी रात रोती बिलखती रहती है। मगर कसाई कांता को उसे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। अगली सवेरे कांता बच्चे को नहला रही थी, तभी ममता कहती है, माँ जी, इतनी बोर सवेर शीत की बयार में बच्चे को क्यों नहला रही हैं? इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे नाश पीटी बंद कर अपने बोल बच्चन, जाकर घर बार समेट। आई बड़ी बच्चे पर हक जताने वाली। ना चाहते हुए भी ममता को वहाँ से जाना पड़ता है, मगर कुछ ही देरी के बाद मुन्ना की तबीयत बिगड़ जाती है। ना रो मुन्ना, दादी का दुलारा, चुप हो जा। माँ जी, मुन्ना को मुझे दीजिए। हट परे, तेरी ये बुरी नजर लगी है मेरे बच्चे को। अरे डायन भी अपना घर छोड़कर वार करती है। मैं तेरे मंसूबे जानती हूँ। बंटवारा के रिस में आकर तू बच्चे के जरिए बदला निकाल रही है। दोनों सास बहू के बीच बच्चे की छीना छानी शुरू हो जाती है। एक ओर कांता बच्चे की बांह खींचती तो दूजी ओर ममता उसका पाँव। तभी वहाँ बलवीर आ धमकता है। ये सब क्या हो रहा है? अजी, मुन्ना का शरीर बुखार से तप रहा है, उसकी आंख भी चढ़ चुकी है। माँ जी, मेरे बच्चे को मुझे नहीं दे रही। माँ जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मिन्नतें मांगती हूँ, बस कीजिए ये बंटवारा, मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए। क्रूर कांता बेबस बहू को दूर झड़पते हुए कहती है, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर हो जा बैरन, जहन्नुम में जाकर मर ताकि बला टले। ये सुनकर बलवीर बोलता है, ठीक है माँ, अब मुन्ना की देखरेख आप करेंगी।
मैं अपनी पत्नी और परिवार के साथ आपका घरवार छोड़कर जा रहा हूँ। चलो ममता, चलो बच्चों। बलवीर ममता और अपनी दोनों बेटियों के साथ जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ता है, कांता रोते हुए उसे रोकती है। रुक जा बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर मत जा बलवीर, रुक जा बेटा। क्या हुआ माँ? अपने बेटे के दूर जाने भर से देखकर आपका कलेजा कचोटने लगा, जबकि आपका बेटा दुनियादारी देख समझ रहा है। तो सोचिए इस बेबस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी जब आपने इसके जन्मजात बच्चे का बंटवारा कर दिया। मैंने बीते महीनों इस माँ को तिल तिल के मरते देखा है। बहू मुझे माफ कर दे, शायद बढ़ते बुढ़ापे में तेरी बूढ़ी सास सठी आ गई थी, ये सोचा ही नहीं। जब मैं अपने सयाने बेटे से क्षण भर भी दूर ना रह सकी तो इतने दिन इस दुधमुहे बच्चे से दूरी तेरे लिए कितनी दुखदाई होगी। स्वार्थ में आकर मैं भूल गई थी कि माँ के साए से महफूज संसार में कोई स्थान नहीं। ये ले बहू, संभाल अपने लाल को। मेरा मुन्ना, मेरे जिगर का टुकड़ा। माँ जी शुक्रिया। बच्चे को बाहों में भरते ही उस बेबस माँ की आंखों से खुशी का बदरा बरस पड़ता है और सास बहू में हुआ बच्चे का बंटवारा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दो सौतेली माँ और बच्चा। सूरज, सूरज देखो, तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो। इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ, बारिश हो रही है, हमें नुकसान पहुंच सकता है। सूरज बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है और दूसरी तरफ एक हाथ में शराब की बोतल लेकर दारू पी रहा होता है। नहीं नहीं, आज मैं ये गाड़ी धीरे नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मुझे समझती क्या हो? जब देखो अपनी मनमानी करती हो। मुझे तो तुमने कभी अपना समझा ही नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। देखो, हमारे साथ हमारा बेटा राघव भी गाड़ी में है। सोचो, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो हमारे बेटे का क्या होगा? अच्छी बात है ना, आज हम पूरा परिवार एक साथ है, जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? मुझे तुम्हारा किसी और से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऊपर से तुम क्लब में नाचती भी हो। मुझे तुम्हारा ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए गाड़ी रोक दो। मैं अपना काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। हम तीनों अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू करेंगे। नंदिनी के इतना कहते ही सूरज शांत हो जाता है, जिसके बाद सूरज गाड़ी के ब्रेक मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक अचानक से फेल हो जाता है और वो घबरा जाता है। अरे ये क्या, ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? लगता है ब्रेक फेल हो गया। अब मैं क्या करूं नंदिनी, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नंदिनी बहुत बुरी तरह रोने लगती है। सूरज किसी तरह गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी स्पीड की वजह से उनकी गाड़ी खाई में गिरने वाली होती है। तभी खाई में गिरने से पहले नंदिनी कार का दरवाजा खोलकर अपने बेटे राघव को बाहर धकेल देती है, जिसके बाद नंदिनी और सूरज कार के साथ खाई में गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी से गिरने की वजह से राघव के सिर पर चोट लग जाती है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अरे अरे, ये बच्चा किसका है जो यहाँ खाई के पास पड़ा है? हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? इन्हें जरा भी अपने बच्चों की फिक्र नहीं होती। ऐसे माँ बाप को तो खाई में गिरकर मर ही जाना चाहिए। गांव की कुछ औरतें सुबह के वक्त राघव को चारों तरफ से घेरकर खड़ी हो जाती हैं और उसे देखने लगती हैं। तभी राघव की आंखें खुलती हैं और वो अपने चारों तरफ औरतों को देखकर रोने लगता है। मम्मी, मम्मी डैडी, कहाँ हो आप? मुझे छोड़कर आप लोग कहाँ चले गए? मम्मी डैडी, मुझे मेरे मम्मी डैडी के पास जाना है, मुझे मेरे मम्मी डैडी के पास जाना है। उस बेचारे बच्चे को रोता हुआ देख कंचन से रुका नहीं जाता और वे उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं। देखो बेटा, रोने की कोई समस्या नहीं है। बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आखिर तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें यहाँ छोड़कर क्यों गए? सूरज रोते हुए कंचन को रात में हुई पूरी वारदात के बारे में बताता है, जिसे सुनते ही कंचन अपने दिल पर हाथ रख लेती है, जिसके बाद वो राघव को गले से लगाकर कहती है, चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कंचन उसे सबसे पहले पुलिस थाने लेकर जाती है, जहाँ वो उसके माता पिता के बारे में बताती है। तभी वो पुलिस वाले से कहती है, साहब, इस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है। ये बच्चा बहुत डरा हुआ है, ऊपर से इसका इस दुनिया में कोई नहीं। अगर आप इसे अपने पास रखोगे तो पता नहीं ठीक से खाना भी खा पाएगा या नहीं। क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और जब आप कहोगे तो मैं इसे आपके पास ले आऊंगी। आजकल ऐसे लोग देखने को ही नहीं मिलते जिनके अंदर इंसानियत हो। तुम इस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, लेकिन इसका अच्छे से ख्याल रखना। कंचन राघव को अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ वो अपनी बहन सुषमा के साथ रहती थी। सुषमा जैसे ही राघव को देखती है वो कंचन से कहती है, अरे अरे, ये किसको लेकर आई है तू घर के अंदर? ना कोई जान ना कोई पहचान,
मैंने इस बच्चे को कभी अपनी खोली में तो कहीं नहीं देखा था। कंचन सुषमा को राघव के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनते ही सुषमा कहती है, अरे ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं जहाँ जो चाहे मुंह उठाकर चले आए। सुषमा बहुत गुस्सा होती है, लेकिन कंचन किसी तरह उसे मना लेती है, जिसके बाद कंचन राघव को अपने साथ रखती है और उसका अच्छे से ख्याल भी रखती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राघव खोली के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी एक नुपुर नाम का लड़का उसे जोरदार धक्का दे देता है। राघव रोने लगता है। सुषमा उसे दूर खड़े देख लेती है। अरे ओ कुंती बहन, जरा बाहर तो निकल, देख तो सही तेरा बेटा क्या कर रहा है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? अपने बेटे को समझा ले, आइंदा अगर मेरे बेटे को इसने जरा सा भी हाथ लगाया तो मैं इसका हाथ तोड़कर इसके हाथ में दे दूंगी। आहा, आई पड़ी बेटे वाली। अरे तेरे जैसी बांझ को कभी बेटा हो सकता है क्या? पता नहीं किसका गंदा खून लेकर आई है अपने घर में और अपना बेटा बना रही है इसे। इजा इला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे परिवार को नाजायज बताए। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सुषमा राघव के लिए कुंती से लड़ने लगती है और उसके बाल पकड़कर खींचती है और उसको बहुत मारती है। ये सब कंचन दूर खड़ी देख रही होती है, जिसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुषमा दीदी चाहे कितना भी हम दोनों के ऊपर गुस्सा निकाल ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी राघव को बहुत पसंद करती हैं और उसे अपना बेटा समझती हैं। उस दिन के बाद से राघव को कोई कुछ नहीं कहता। सब बच्चे उसके साथ आराम से खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ राघव भी ये समझ गया था कि सुषमा उसे प्यार तो करती है, लेकिन जताती नहीं। धीरे धीरे कंचन उसे स्कूल में डाल देती है। एक दिन राघव स्कूल के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रहा था। अरे ओ कंचन, अपने इस बेटे को कुछ खिलाती भी है या बस ऊपर ऊपर का प्यार करती है? अरे देख तो जरा कितना कमजोर हो रहा है, इसे थोड़ा घी तो खिला। क्या बताऊं दीदी, मैंने कितनी बार इसे घी खिलाने की कोशिश की, लेकिन ये घी खाता ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगा? घी मैं खिलाऊंगी आज से ही इसे। सुषमा तुरंत घी की रोटी लेकर राघव को खिलाने लगती है। राघव चुपचाप घी की रोटी खाने लगता है। थोड़ी देर बाद राघव कहता है, सुषमा माँ, बस करो, मेरा पेट भर गया है, बाकी का मैं स्कूल के आने के बाद खा लूंगा। राघव के मुंह से माँ शब्द सुनते ही सुषमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो राघव को गले से लगा लेती है। बेटा, बस एक बार और मुझे माँ कहकर पुकार। माँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन बताती नहीं हो, लेकिन मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कंचन माँ ने और आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। कंचन अपने लिए जब माँ शब्द सुनती है तो उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश होती हैं। दरअसल दोनों की एक ही घर में शादी हुई थी, लेकिन दोनों को संतान न होने की वजह से उनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया था। तब से वो दोनों बहनें एक साथ रह रही थीं। राघव के आने के बाद उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। जब राघव उन दोनों को माँ कहकर पुकारता है तो वो दोनों बहुत खुश होती हैं। कंचन, आज हमारे बेटे राघव को स्कूल उसकी दोनों माँ छोड़ने जाएंगी। कंचन और सुषमा दोनों मिलकर राघव को स्कूल छोड़ने जाती हैं। पहले राघव की सिर्फ एक माँ थी जो एक हादसे में मर गई, लेकिन उस हादसे के बाद राघव को 2 सौतेली माँ मिली, जिन्होंने माँ होने का पूरा फर्ज निभाया। देखते ही देखते राघव बड़ा हो जाता है और पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाता है, जिसके बाद वो अपनी दोनों माँओं के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। जब ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो उसके साथ दूसरा दरवाजा भी खोलता है।